यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन और आपने फीमेल्स को एक नई आइडेंटिटी दी है कि जिस आपके वर्किंग टेन्योर में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और कम्युनिटी मेंबर होने के नाते, फीमेल होने के नाते मैं इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम लोगों को एक नई राह दी है। मेनोपॉज वैसे भी एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कि फीमेल्स आमतौर पर डिस्कस करने में झिझकती हैं और उस टॉपिक को आप इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गए हैं, तो ये हम सब के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर सुनीला का इंट्रोडक्शन वैसे ऐसा कोई भी नहीं है हम में से जो नहीं जानता हो, फिर भी फॉर्मली मैं बताना चाहूँगी, आप सबको मिलवाना चाहूँगी एक ब्यूटीफुल लेडी से जो डॉक्टर के प्रोफेशन में है, जो एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं। एट प्रेजेंट आप सीनियर कंसल्टेंट हैं 40s हॉस्पिटल में। जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आई थिंक योर वीडियो इज ऑफ, कैन यू ऑन योर वीडियो, आई कैन सी यू एटलीस्ट। ओके मैम, ओके, सॉरी। या दैट्स ग्रेट। डॉक्टर सुनीला सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं 40s में। उससे पहले उन्होंने वर्किंग बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वर्क किया। 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैम का। इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी एज अ प्रेसिडेंट आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है नॉर्थ अमेरिकन मेनोपॉज सोसाइटी एंड एशिया पैसिफिक मेनोपॉज फेडरेशन में। आपने बहुत सारी प्रेस्टिजियस पोजीशंस को होल्ड करते हुए मेनोपॉज सोसाइटी में इंटरनेशनल लेवल पर 57 कंट्रीज को एज एन एग्जीक्यूटिव वहाँ डायरेक्ट किया है, सेमिनार्स लिए हैं, वेबिनार्स अभी आप ले रहे हैं और आप अवॉर्डेड हैं बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से और राजस्थान की बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट का अवार्ड भी आपको मिला हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस मैं यही मेरे बातचीत से आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी एंथुजियास्टिक हूँ आपको हमारे साथ पाके। हमारी खंडेलवाल कॉलेज से हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, हमारे ट्रस्टीज और उनकी फैमिलीज आपके साथ हैं, स्टूडेंट के फैमिलीज भी आपके साथ हैं और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स और मैं खुद आपके साथ आपके इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए और आपसे गाइड होने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैम उससे भी पहले बीइंग अ फीमेल जो आपने ये जर्नी की है, एक इंटरनेशनल लेवल तक आप गई हैं, तो बीइंग अ फीमेल वो आपने अपनी ये जर्नी, अपना स्ट्रगल, अपना सक्सेस किस तरीके से आपने ये जर्नी की, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी गर्ल्स स्टूडेंट को इंस्पायर करें कि फीमेल होते हुए भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके सामने सर्कमस्टेंसेस हैं उनको फेस करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आप हैं। तो आपसे बड़ा इंस्पिरेशन कोई नहीं हो सकता, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे बच्चों को मोटिवेट करें और फिर हम हमारा ओवर टू यू। थैंक यू अंजू जी, इट वाज अ वेरी वेरी ग्रेट ऑफ यू। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है कि वो मैं आई डोंट थिंक आई डिजर्व सो मच, बट डेफिनेटली माय पैशन टू वर्क फॉर वुमेन हेल्थ केयर एंड शायद इसी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ एंड पैशन के साथ ही मेरा मिशन भी रहा है, यहाँ तक स्ट्रगल भी किया है और आई एम रियली हैप्पी कि जितना आई कुड पुट अ ऑप्शन फॉर द वुमेन हेल्थ केयर that I think it was needed at least for an India and especially community like us. मैं बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ आपको कि आपने ये प्रोग्राम रखा एंड बहुत सालों से, करीब 20-25 सालों से मैं इस तरह के प्रोग्राम करती आ रही हूँ एंड शायद इन्हीं सब प्रोग्राम के सहारे या ये समझ लीजिए उनसे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और आगे कुछ करने का।
तो सबसे पहले तो आज सभी जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हैं, I really want to give you all virtual hugs for me from my side, and thanks for inviting me. I'm really delighted to be here, and अब वैसे तो ये टॉक जो है अपन पब्लिक अवेयरनेस के फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज करने वाले हैं, लेकिन अंजू जी का आग्रह मैं नहीं टालूंगी। एंड मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ कि जर्नी आपने बोला है सक्सेस, वैसे टू बी ऑनेस्ट सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। So definitely the journey is still continuing, but I would like to start ki luckily by the grace of God I was born in a family of doctors where they were having big teaching, academic and spiritual and social commitments. So it was engraved in my genes. तो मैं खुश हूँ कि पेरेंट्स के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से ये मुझे मौका मिला इस घर में और इस परिवार में और फिर इस समाज में और फिर इस देश में और फिर अब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने का। तो जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। मैं नेचुरली डॉक्टर परिवार में थी, सब चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, हालांकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। ऑनेस्टली आई रियली वांटेड टू बिकम अ लेक्चरर in some of the college like you, and that's why I think I can totally correlate कि आप किस झील के साथ बोल रही हैं, लेकिन somehow माहौल ऐसा था और परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे डॉक्टर लाइन लेनी पड़ी। मैं पड़ी वर्ड इसलिए बोल लूंगी कि चाहती मैं जरूर थी कि महिलाओं के लिए कुछ करूं, लेकिन शायद वो फील्ड सुलभ थी, सरल थी और उस टाइम अवेलेबल थी बिकॉज उस फैमिली बैकग्राउंड से थी मैं, तो नेचुरली हुआ। लेकिन उसके बाद बचपन से मैंने ये बहुत ज्यादा पाया था कि फीमेल्स को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो एक मन में ये कसक थी, ये भी पता था कि फीमेल्स की हेल्थ की इतनी अवहेलना की जा रही है और की जाती है। तो जैसे ही मेरे को मौका मिला जब मैं इस मेडिकल प्रोफेशन में आई, तो मैंने ये ठान लिया कि इस नेग्लेक्टेड ग्रुप जो कि बहुत बड़ा समाज का अंग है, जननी है, फिर भी इसको इतना ज्यादा इसकी स्वास्थ्य के प्रति इतना ध्यान नहीं है, न समाज का, ना परिवार का, ना देश का। तो मुझे लगा अब मुझे बनाया है डॉक्टर भगवान ने, तो मैं इसी फील्ड को आगे लेके जाऊं। तो डेफिनेटली मैंने पूरा अपनी डिग्री एमबीबीएस वगैरह सब यही मेडिकल कॉलेज से ही किया था, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के, जहाँ पर मेरे फादर प्रिंसिपल थे। मेरी मदर is my inspiration, let me tell you. So she was a teacher, she was a lecturer. So again I can correlate why I'm here today with you. So उनकी जो सेवा भाव था और जो उनकी जो कर्तव्य परायण था कि, या समझ लीजिए उनकी मेडिकल फील्ड के प्रति जो उनका रुझान था, वो खुद डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन हम तीनों बच्चों को उन्होंने डॉक्टर बनाया। एंड जब मैं डॉक्टर बनी तो मुझे लगा गायनी जब प्रोफेशन लिया है तो डेफिनेटली इस पे हर चीज पे जहाँ जहाँ नेग्लेक्टेड पहलू है मुझे उस पे काम करना है। यही मेरा गवर्नमेंट में जब मैंने काम किया 20 साल, तो मैंने वहाँ इसी तरह से डिफरेंट क्लिनिक्स भी रन करी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर सिंपल ऑब्स्टेटिक्स हो रही है और मेरे को जिस क्षेत्र में मैं काम करना चाहती हूँ, जहाँ मैं नारी स्वास्थ्य उत्थान करना चाहती हूँ, वो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। डे इन एंड डे आउट डिलीवरीज, सिजेरियंस, ये वो, तो आई जस्ट रिजाइन। दैट वाज अ बिग स्टेप फॉर मी कि गवर्नमेंट का जॉब उस एज में, इस पीक पे मैंने रिजाइन कर दिया विदाउट नोइंग कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एंड आई जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड स्टार्टेड माई जर्नी। People definitely, the coming from a family which was profession, they really discouraged me. Even सभी लोगों ने कि ये क्या किया तुमने, ये ठीक नहीं किया, लेकिन yes, I was having a passion and I just resigned and I started working। मैंने first year clinic run start करी, मुझे लगा ये neglected segment है, population control, family planning,
यू नो डिलीवरीज, ये सब पे बहुत काम कर लिया था, गवर्नमेंट में बहुत सेवा भी कर रही थी मरीजों की, लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने फर्स्ट क्लिनिक स्टार्ट करी 97 में, एंड उसके बाद मैंने पूरी सोसाइटी हुई, उसके मैं धीरे धीरे सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनी, और आज की तारीख में उस सोसाइटी में नियरली 4000 मेंबर्स हैं और 47 सिटीज ऑफ द नेशन में ये सोसाइटी रन हो रही है। यहाँ पर जब प्रेसिडेंट बन के और ये सारा काम हुआ, उसके बाद मैंने सोचा टीचिंग में अगर मैंने यंग जनरेशन में ये मैंने ज़ील पैदा नहीं करी तो ये आगे what will be the next after us. So I started making modules and joined private medical college, जहाँ पर मैं मेडिकल स्टूडेंट थी और उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थी, एंड देश के 500 मेडिकल कॉलेजेस में मैंने मॉड्यूल्स बना के टीचिंग भेजे, एंड एमसीआई में मैंने रिक्वेस्ट किया, एंड लकीली एमसीआई इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने एग्री किया और उन्होंने कहा किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर मेनोपॉज क्लिनिक नहीं होगी तो उसका रिकॉग्निशन नहीं होगा. So that was again a biggest encouragement and you know the initiative which has brought this country to this level कि आज हमारी कंट्री का इस फील्ड में इंटरनेशनल नाम है, और इसी की वजह से आज मैं इंटरनेशनल लेवल पे पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ और 57 कंट्रीज में ये जो मैंने सीखा है, जो मैंने बनाए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं, पोस्टर्स हैं, लीफलेट्स हैं या मॉड्यूल्स हैं या पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, उन सबको वर्चुअली फिजिकली हर जगह अराउंड 37 countries I have traveled already. So I have really found that now message is already spread and people are understanding, and I'm really happy कि मुझे आज भी बहुत सीखने को मिल रहा है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ग्रास रूट लेवल पे नहीं है फिर भी. तो मुझे इंडिया के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कहाँ हम डिफरेंस ला सकते हैं, यही मेरी सोच है, यही मेरी समझ है, to convert miserable lives into meaningful lives. This is my passion. And इसी पे ही जब इतने सारे काम किए तो naturally, definitely, enthusiastically, encouragement और persistence, ये सारी चीज मिलकर के नेचुरली अवार्ड्स जो भी मिलते हैं, बट मुझे अवार्ड्स मिलने पे कभी कोई खुशी नहीं हुई. रादर मुझे ये लगा कि ये एक और बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि मुझे और आगे कुछ करना है. पीपल एक्सपेक्ट मोर एंड इट इज मच नीडेड एफर्ट. So that is one thing which I really acknowledge, that journey is not end, and आज इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर कि मैं स्टूडेंट्स, मैं समझ रही हूँ ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी बच्चों को, सभी मेरे कलीग्स को जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, एक ही चीज कहूंगी कि को डिजायर हो, हार्ड वर्क हो, परसिवरेंस हो, तो डेफिनेटली सक्सेस विल कम. एंड मेरी दूसरी इंस्पिरेशन रही मदर टेरेसा, मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कहीं भी सोशल सर्विस में कहीं इस जगह ऐसी जगहों पे करने जाती हूँ तो इट गिव्स मी मोर एनकरेजमेंट एंड मोर एनर्जीज टू वर्क फॉर दिस एरिया. मैं सोचती हूँ शायद दिस इज एनफ फॉर माय जर्नी, एंड मैं बस आज आप लोगों के सामने हूँ और आज मैं जो भी कुछ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ ये जितनी भी women या even men those who are participating or listening, it is not for women because I understand man needs to know women more than women herself. So मैं चाहती हूँ अगर आपके husbands, आपके brother, आपके father, anyone can attend this, just take them along to this journey from menarche to menopause, and let's see what we can do and what differences you yourself can make into your life, your family, the society, and the community, and of course the nation, and definitely we can spread our wings to international levels, doing good job, and that's what I have learned and I'm meant to do in my rest of life.
थैंक यू सुनीला जी। आपने जो बताया कि परसिस्टेंट और वर्क हो, हार्ड वर्किंग हो, तो बिल्कुल जो आपने साकार किया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन बना के दिया, और आज इंडिया के हर कॉलेज में मेनोपॉज का क्लिनिक है। तो ये आपने एक आउटस्टैंडिंग वर्क किया, जो कि आपने उसके लिए कहा 500 कॉलेजेस आपने उस सर्चिंग की, उनसे बात की, और इसी वजह से तो एक कोई एक ऐसी चीज आपने ढूंढी कि जिस पर कि फीमेल्स के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसा एरिया आपने देखा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आप बच्चों को ये भी एक मैसेज है कि आप अपने अपने डायमेंशन सर्च करिए और उस पर रेगुलर वर्क करिए, है ना। अपनी प्रतिभा पहचानिए, समय के साथ जहां जरूरत है आपको लगती है उस एरिया में काम करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा नहीं है। आपका छोटा सा भी प्रयास बहुत ज्यादा सराहनीय रहेगा और वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छे नतीजे लेके आएगा। मैं यही कहना चाहूँगी। जी मैम। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं स्लाइड शेयर पे डाल दूं अंजी जी? हाँ जी मैम, बिल्कुल। जब तक मैम स्लाइड शेयर पे डाल रहे हैं, सुमन जी गुप्ता हमारे साथ हैं। तो सुमन जी नमस्कार। नमस्कार। और आपने भी एफर्ट्स किए अपनी तरफ से सब लोगों को साथ में जोड़ने के, तो जो हैं अपने यहाँ से आप उनका भी एक बार परिचय करवा दें, अपना परिचय भी दे दें। मैडम हैं हमारे साथ जब तक वो स्लाइड शेयर कर रहे हैं। मैं सुमन गुप्ता, 55 इयर्स की हूँ मैं, और हाउस वाइफ। वैशाली खंडेलवाल समाज की सबसे अग्रणी महिलाओं में से, एक्टिव महिलाओं में से एक हैं। आप मैम बताइए और कौन कौन है सुमन जी हमारे साथ? मैंने तो बहुत सारे लोगों को जोड़ा, पर मुझे दिख नहीं रहा कि कौन है, इसमें पता नहीं लग रहा। नाम बता दीजिए, इसके लिए मैं कह रही हूँ आप नाम एक बार बता दीजिए। आप कुछ दिख नहीं रहा, पर नेहा जी का नाम दिया है मैंने। आप जो नाम आपको याद है वो बता दीजिए। नेहा जी को दिया है, साधना जी का दिया है, और ग्रुप में डाला है, तो वो कौन कौन है तो वो पता नहीं लग रहा। शिवानी हल्दिया और ये सब पता नहीं अब कौन है या नहीं है, कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा। सुनीला जी अभी थोड़ी देर जो रहेगा, उनका फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो अपना एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें मेनोपॉज और फीमेल्स के जो पूरा ये साइकिल है इसके बारे में गाइड करेंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। तो अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो हम चैट बॉक्स में वो भेज सकते हैं, और वो मैम उनका देख सकते हैं मेरी प्रेजेंटेशन। हाँ मैम, स्लाइड्स आ रही हैं। ओके, लेकिन कैन आई स्टार्ट नाउ? स्लाइड्स, या मैम। ओके, सो our talk is stay healthy from menarche to menopause। मतलब जब से पीरियड, menarche मतलब समय वो जब हमें हर महिला को, हर इस लड़की को, सुनीला जी सारी एक्चुअली बहुत सारी स्लाइड्स शो एक साथ है स्क्रीन पे। नहीं, मैंने तो स्लाइड शो पे डाला है। स्लाइड शो नहीं हुआ एक साथ, बहुत सारे स्लाइड्स अभी तो स्लाइड शो पे ही डाला हुआ है मैंने। आपको सुमन जी? हाँ, बहुत सारी स्लाइड्स एक साथ आ रही है बाकी वैसे। एक सेकंड, एक नहीं खुल रही पूरी, वापस से डाल रही हूँ मैं। जी अब देखिए। नहीं मैम, अब ठीक है? नहीं, क्यों नहीं आ रहा है? हम इधर से एक खोले क्या? नहीं, स्क्रीन शेयर इज पॉज्ड क्यों हो रहा है? योर स्क्रीन शेयरिंग क्यों पॉज? अच्छा, ये पॉज हो रहा है। आपका पॉज हो गया ना, इसलिए नहीं आ रहा है। यस मैम। मीना सुथार मैम, एक बार देखिए आप स्क्रीन शेयर का हाँ ऑप्शन दीजिए मैम।
आपने स्क्रीन हाँ। के शेयर पॉज किया हुआ है इसलिए हो रहा है। नहीं मैम, शेयर स्क्रीन करा हुआ है, अलाउ करा हुआ है। नहीं हो रहा मैम, मेरा भी नहीं हो रहा जैसे। एक सेकंड में ऑफ करके वापस ऑन करती हाँ, हूँ। वापस से स्टार्ट करिए। ओके। अब हो रहा है मैम, अब कर सकते। ठीक है, आ गया। अभी अब आप दोबारा से शेयर करिए। इट्स फाइन नाउ। स्लाइड शो पे डाल रही हूँ, अब आ गया। 4-5 स्लाइड्स एक साथ आ रही हैं। हाँ, अब आ गया। यस, अब आ गया मैम, ठीक है। अब आ गया। या यस फाइन। कैन आई गो हैड नाउ? या मैम। ओके, तो आज का जो हमारा विषय है स्टे हेल्दी फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज, इसका विषय बिल्कुल ही सिंपल रखा है, इसलिए ही रखा है जिससे कि हर एज ग्रुप की, हर आयु वर्ग के जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ आज कुछ मैसेज लेके जाएं और अपनी कुछ ना कुछ जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनका कोई ना कोई छोटा सॉल्यूशन या उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो मेनार्की का मतलब होता है जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं किशोरावस्था से, और मेनोपॉज जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। बट सर्टेनली मेनोपॉज का मतलब पॉज नहीं है, इसलिए थोड़ा सेपरेट करके अंजू जी ने लिखा है मी नो पॉज, मतलब नो स्टॉपेज, बट आइडियली इट इज अ मेनोपॉज वर्ड। Okay, so the mission is that help for all from womb to tomb. Our motto is to empower, enrich, enlighten the society with dedicated efforts, and definitely our focus is no woman should suffer in silence, because महिला स्वास्थ्य के प्रति आज भी उदासीनता है समाज में, and we need to empower women with good health. So in India we can do it by awareness, prevention and treatment, जागरूकता, बचाव और Anju ji, can you ask persons to mute themselves? Yeah, definitely I am telling them. I am muting them myself. Yeah. So lack of empowerment शुरू से ही चालू होता है, चाहे वो पीडियाट्रिक बचपन की अवस्था हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव अवस्था हो या पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो, गांवों में हो, शहरों में हो, लिटरेट या इलिटरेट में हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, रिच हो। तो इम्पोर्टेंस ये है कि शी मैटर्स, दैट मीन्स वी नीड टू केयर वीमेन, वी नीड टू एजुकेट एंड वी नीड टू ट्रांसफॉर्म हर लाइफ। आवर टारगेट इज स्कूल एजुकेशन, even in college, then counseling, mass screening, providing simple effective solutions for health care. हम चाहते हैं सरल और सिंपल तरीके अपनाएं अपने हेल्थ केयर के लिए। Why I am encouraged, मैं इस टॉपिक पे हम क्यों बोलना चाह रहे हैं, इसका खास मकसद है कि हम खुद देखते हैं कि बचपन में आज अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं लिंग भेद या भ्रूण हत्या, फीमेल म्यूटिलेशंस होते हैं, न्यूट्रिशन बचपन में लड़कियों को आज भी गांव में अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता, तो इतना नेग्लेक्ट किया जाता है, सोशल बेनिफिट उनको नहीं मिलते किसी भी सर्विसेज से, उनका वायलेंस होता है, उन पर प्रेशर होता है, और यही सब कारण है कि उनकी जीवन की गुणवत्ता जो होती है वो जो नहीं होना चाहिए वो बहुत ही खराब होती है। तो और जब वो लड़की ये बड़ी होती है तो फिर देखिए उसको अगर जल्दी शादी हो गई, आज भी देख लीजिए आखा तीज पे बहुत सारी मैरिजेस होती हैं, तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट इतना बड़ा एरिया है, ये इटसेल्फ इज अ बिग लेक्चर। मी टू मूवमेंट चल रहा है, आए दिन लोगों को रोज पेपर पढ़िए तो यही क्राइम्स मिलते हैं। फिर सेग्रीगेशन, आज भी मेंस्ट्रुएशन को एक टैबू समझा हुआ है, और फोर्सफुली सब्सटेंस अब्यूज भी कराया जाता है महिलाओं को या लड़कियों को आज की सोसाइटी में। फिर अपन ओल्ड इस एज में अगर आगे बढ़े तो देखते हैं कि बहुत सारी मेडिकल बीमारियां या हार्मोन्स के अभाव में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है, और शारीरिक और मानसिक रूप से महिलाएं
बहुत ही कमजोर महसूस करती हैं अपने आप को। तो लेट्स बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टुडे। फीमेल फीटिसाइड, चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, सेक्सुअल वायलेंस, अवेयरनेस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओडी बहुत कॉमन नाम है। आजकल लड़कियां जो है वो नेट पे सर्व करके बोलती हैं, सीधा आती हैं कि मैडम मेरे पीसीओडी हो रहा है, मेरे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम इसलिए तो नहीं है। तो नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन सही होनी चाहिए और सही एक्शन भी लेना चाहिए। दैट इज माय कमेंट ओवर इट। एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, देन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। पेल्विक इन्फेक्शन अगर हम देखें तो आउटडोर में जब हम बैठे होते हैं एज ए क्लिनिशियन तो 50% महिलाएं पेल्विक इन्फेक्शन करके आती हैं। इसमें सबसे बड़ा है सैनिटरी नैपकिन्स का रोल, तो उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी। फिर प्री मैरिटल काउंसलिंग, शादी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होना भी उतना ही जरूरी है, इसीलिए प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफर्टिलिटी के बारे में जानना, बांझपन के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और जब आपने मातृत्व का समय निश्चित कर लिया या मातृत्वहुड की ओर बढ़ रही हैं, मदरहुड की ओर बढ़ रही हैं, तो आपको सारे प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स पता होने चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। उसी के साथ कैंसर्स के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सभी प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स क्या हो रहे हैं, मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं, उनसे हम कैसे बचाएं अपने आप को, ये सब भी पता होना चाहिए। और इसी के साथ जो इतनी सारी मिथ्याएं हैं, भ्रांतियां हैं, उन्हें भी दूर करना बहुत जरूरी है। जो मानसिकता है एक बनी हुई है, जो सोशल लेवल्स हैं, उनको समाज से हटाना, आई थिंक आप जैसी महिलाएं जो किसी कॉलेज में पढ़ रही हैं या पढ़ा रही हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बिसाइड अस दोज हु आर डीलिंग विद सच टाइप ऑफ टैबूज एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज टैबूज। तो हमें सिंपल सॉल्यूशंस, स्पेशली इस कोविड टाइम में हम क्या कर सकते हैं स्वास्थ्य के लिए, इस पे भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले बहुत ही जो मेरे को बहुत ही आज भी बहुत चुभता है और जो मैटर अभी भी बहुत ही ज्वलंत है, वो ये है कि फीमेल फिटिसाइड। तो ये इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि आज भी जो फीमेल और मेल रेशियो है वो बहुत ही निरंतर, बहुत ही चिंताजनक है। हालांकि पहले से पहले बेहतर हुआ है। और दूसरा है जेंडर वायलेंस, वो आपको पता ही है कि सेक्सुअली अब्यूज होती है, 60 रेप्स पर डे हो रहे हैं, 80 माइनर गर्ल्स आर किडनैप्ड, 7 women forced into commercial sex workers, डाउरी से दहेज प्रथा के कारण, फिर डोमेस्टिक वायलेंस। आज भी आप अपने घरेलू जो हेल्पर हैं उनसे पूछिए, they are not escaping, still they have domestic violence. Even in good societies also I have come across domestic violence. तो इन सब पे आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करती हूँ कि स्वयं ही जनरेशन को जरूर दें। Coming to the special point of adolescence, PCOD जो मैं अभी बात कर रही थी, are you listening to me? Everything am I audible? Yes ma'am. आवाज आ रही है बिल्कुल। तो पीसीओडी के बारे में जो मैं बात कर रही थी कि किसी भी लड़की को किशोरावस्था में या किसी भी महिला को रेगुलर पीरियड्स हैं या बंद हो जाते हैं और साथ में अगर एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रही है फेस पे, चिन पे, ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा चेहरे पे फुंसियां हो रही है, एक्नी हो रही है, या बैक पे डार्क स्किन है, नेक पे डार्क स्किन है, तो और मोटापा बढ़ रहा है, तो ये सब पीसीओएस का संकेत है। और इसमें होता ये है कि ओवरी में एग जो बनते हैं वो फूटते नहीं है, इसलिए पीरियड्स नहीं आते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसी के कारण 7 से 10% महिलाओं में ये डिजीज पाई गई है और इसके कारण आगे चल के डायबिटीज, इनफर्टिलिटी, हार्ट डिजीज, कैंसर, ओबेसिटी से महिलाएं या लड़कियां जिनको इस तरह का है उन्हें बहुत ज्यादा अपनी डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है। जंक फूड ना लें, सारे होल ग्रेन लें, फ्रूट्स ज्यादा लें,
नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें और फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट करें कि ये एक सर्कल है कि जो पीसीओएस वाली महिला है या लड़की है वो मोटी होती है और जो मोटी होती है उसको पीसीओएस होता है। तो इस सर्कल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है डाइट और एक्सरसाइज से। हालांकि हार्मोन दवाइयां और बहुत सारी मेथड्स हैं, तो समय रहते इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, जिसमें डिस्मेनोरिया मतलब दर्द पीरियड्स में बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा होना, दर्द होना पेट के नीचे या बैक पे। तो इसके कारण बहुत सारे हैं, इसके लिए पूरी हिस्ट्री एग्जामिनेशन महिला रोग विशेषज्ञ से करवाना चाहिए। और साथ में इस कारण बहुत सारे यूट्रस के कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है जिसकी पीरियड्स का जो ब्लड होता है रिवर्स फ्लो चला जाता है, या कोई गांठ हो सकती है। तो इन महिलाओं को किसी न किसी तरह की हार्मोन की आवश्यकता होती है। अगर बहुत ज्यादा असहनीय है या बहुत ही वो परेशान होती है कि जिससे वो काम नहीं कर सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, नहीं तो सिंपल दवाइयां जो हैं, सिंपल पेन रिलीवर काफी सहायता देते हैं। और साथ में कुछ टॉनिक्स जैसे पायरिडॉक्सिन है, विटामिन ई है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब भी बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। थर्ड प्रॉब्लम आती है वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब जिसको अमूमन भाषा में श्वेत प्रदर कहा जाता है या वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। ये अबनॉर्मल डिस्चार्ज भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, फ्रॉदी भी हो सकता है, हर्डी भी हो सकता है, डिपेंड कॉज है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है, या बहुत ही बड़ी उम्र में अगर कोई कैंसर है तो वो भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज कर सकता है, या किसी को ट्रॉमा हुआ है या कोई फॉरेन बॉडी। और यहाँ पर मैं ये कहूंगी अगर आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन सही नहीं है, टैम्पून्स यूज कर रही हैं या कुछ है, तो इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली नॉर्मल डिस्चार्ज होगा। इसके लिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह के केमिकल्स को ज्यादा यूज नहीं करें, जो बाजार में जो टीवी पे देख करके आप लोग वेजाइनल वॉश वगैरह खरीद लेते हैं, वो यूज करते हैं, वो सब बिल्कुल सही नहीं है। बिना पूरी जांच के किसी भी तरह से अपना स्वयं इलाज ना करें और जरूरत पड़ने पे कल्चर के हिसाब से एंटीबायोटिक जरूर लें। इसी से जुड़ा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि आजकल सेक्सुअल एक्टिविटी यंगर एज में भी बढ़ रही है। इसीलिए कारण है कि ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं कि 40% लड़कियां आज की तारीख में इंडिया में 16 से 20 साल की उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हैं और 15 इयर्स पे 13% एक्टिव हैं। तो आप सोच लीजिए कि आगे आने वाले समय में अगर सही समय पर उनको सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी जाए या प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में नहीं बताया जाए, तो आगे उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ या मैरिड लाइफ क्या होने वाली है। और साथ ही कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। तो यहाँ मैं इसलिए कहूंगी कि सेक्स एजुकेशन जो घर पे माताएं हैं वो अपनी बच्चियों को सिर्फ खाना पीना और स्कूल भेजना या कॉलेज भेजने तक ही सीमित ना रहें, उनकी एक हम दोस्त बने, उनकी सहेली बन के, उनकी माँ नहीं उनके बराबर की बन के खुल के बात करें और उन्हें समझाएं। और साथ में स्कूल में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि माँ से फिर भी झिझकते हैं, बट स्कूल में टीचर अगर समझाएगी तो वो बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। तो कॉन्ट्रासेप्शन, सेक्सुअल हाइजीन, इन सब के बारे में फ्रैंक डिस्कशन करना चाहिए। मैं समझती हूँ ये बहुत संवेदनशील है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है विमेन लाइफ का। जहां मैं अभी बात कर रही थी संक्रमण की या पेल्विक इन्फेक्शन की, तो उसी के लिए आपको जरूर पता होना चाहिए और कोई पेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसी के लिए पूरी जांच करा करके, जैसे टीबी की जांच है या कोई अबॉर्शन हुआ है उसके बाद कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है या यूरिनरी प्रॉब्लम है, तो पूरी अपनी जांच कराएं, तभी ही ये इन्फेक्शन कंप्लीटली क्योर होगा। और आप ही नहीं, इवन आपके पार्टनर का ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है कंप्लीट क्योर के लिए। होता ये है कि महिलाएं खुद तो लेन होती है, बिकॉज दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वो जो ट्रांसमिट होती हैं। तो अगर मेल पार्टनर को ट्रीट नहीं किया गया तो ये इन्फेक्शन रिकरेंट होता है, जो कि बहुत ही आमूमन बात है। यहाँ मैं अब आती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए मैंने मुहिम चालू करी थी, दैट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इसलिए ज्यादा जरूरी है
कि इससे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं और इस कंट्री में बहुत ज्यादा महिलाओं की जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सही तरीके का सैनिटरी नैपकिन का उपयोग नहीं हो रहा है। इसी के लिए मैंने एक इनिशिएटिव चालू किया था कि सरल, सुलभ और हाइजीनिक लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन किस तरह बनाए जाएं खंडेलवा डेवलपमेंट फोरम की तरफ से, मीडिया की तरफ से। और मुझे गर्व है कि इस बात को मैंने चीफ मिनिस्टर तक को भी पहुंचाया और उन्होंने उसी टाइम एक 20 करोड़ का बजट, शाम को हमारा ये मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो हेल्थ सेक्रेटरी थे उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को अप्रोच किया और 20 करोड़ का बजट उन्होंने 2 चरणों में दिया और आज कितनी ही जगहों पर फ्री सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इन एडिशन की जो अक्षय कुमार की फिल्म थी, आपको पता ही है, वो पैडमैन ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो यहाँ मैंने वो न्यूज़पेपर का वो पेपर दिया है जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम ये आर्टिकल भेजा था और उसके नेक्स्ट डे ही सारे एक्शंस चालू हो गए थे। और इस आर्टिकल में आप देख लीजिए कि खास तौर से मैंने कितनी महिलाएं को ये प्रॉब्लम हो रही है, क्यों इसका हम कैसे निदान करें, क्या करना चाहिए, इसके बारे में लिखा था। और तो इस पूरे आर्टिकल का मेन पार्ट ये था कि स्त्री रोगों में ओपीडी में 40 से 50% केस ऐसे होते हैं जिनका प्रमुख कारण माहवारी के दौरान साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा हुआ होता है। और इसी के कारण 30 से 40 साल की उम्र में पैल्विक इन्फेक्शन के कारण आपने देखा होगा आजकल बहुत ही कम उम्र में महिलाओं में बच्चेदानी निकाल दी जाती है, जिसे कि हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन कहते हैं। और उससे आगे आने वाले उसकी समय में कितना स्वास्थ्य पे असर पड़ता है वो मैं आपको मेनोपॉज वाले एरिया में बताऊंगी। लेकिन गाँव में जहाँ टॉयलेट नहीं है, नहाने के कपड़े धोने, वहाँ कपड़ों का इस्तेमाल करना और उसमें धोना, ये सब संक्रमण की संभावनाओं को बढ़ाता है। और इसी संक्रमण के कारण बांझपन, टीबी, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसी के कारण और ये भी स्टैटिस्टिक्स में निकाली गई है कि 77% महिलाएं पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, 12% सिर्फ सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती हैं इस कंट्री में। तो आप सोच लीजिए कि इससे किस तरह से जहरीले पदार्थ निकलेंगे और इससे डायरिया, वॉमिटिंग, रैशेस, बुखार आना, ये सब हो सकता है। कुछ महिलाएं आजकल मॉडर्न लड़कियां टैम्पून इस्तेमाल करती हैं बिकॉज दे फील अनसेफ टू यूज सैनिटरी नैपकिन्स व्हेन दे आर वर्किंग और डूइंग सम एथलेट्स और moving out in the parties or whatever it is. So जो टैम्पून्स हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल करें, क्योंकि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है वो इसी के कारण होता है, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड उल्टी दिशा में बहने लगता है और आगे चल के एंडोमेट्रियोसिस तक हो जाता है। तो सरकार को यही सब समस्याएं देखते हुए उन्होंने स्टेप्स लिए। और यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये देना चाहती हूँ, एक आई थिंक अंजू जी ने एक क्वेश्चन भी भेजा था कि हमें किस तरह सैनिटरी नैपकिन्स यूज करने चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि जो बाजार में मिलने वाले हैं उनमें डाइऑक्सिन ब्लीच का यूज होता है, जिससे कि ओवेरियन कैंसर, डायबिटीज, थायराइड की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए सिंपल कॉटन को यूज करें जिसमें कोई पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल स्प्रे ना यूज किया गया हो। तो नेक्स्ट आता है, अब जब लड़की किशोरावस्था से अब जब यौवनावस्था में पहुंचती है और शादी होती है, तो यहाँ पर शादी से पहले मैं चाहूंगी प्री मैरिटल काउंसिल पे 2 शब्द बोलना कि किसी भी मदर को चाहिए, अगर उसकी डॉटर की शादी फिक्स हुई है तो सबसे पहले वो प्री मैरिटल काउंसलिंग जरूर करे, खुद करे या अपनी महिला जो भी आपकी फैमिली उनके पास लेके जाए और उसे बताए कि व्हाट इज एक्चुअली सेक्स, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, कैसे वो प्रिवेंट करे, कैसे वो आगे बढ़े इस अवस्था में कि अब वो माँ बनना चाहती है, नहीं चाहती है। तो ये सारी चीजें, और आए दिन देखते हैं कि पीरियड पोस्टपोन करने के लिए दवाइयां ली जाती हैं जिनसे कि आगे चल के हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं। तो इन सब समस्याओं को पहले समझें और उसके बाद ही उसको इस नए जीवन के इस नए क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है।
साथ ही में मैं अब जब प्लान कर लेते हैं प्रेगनेंसी का, तो मैं ज्यादा इस पे प्रेगनेंसी पे ज्यादा आज नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि आजकल सभी को पता है गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम निकाले हुए हैं, और ये पूरा जो मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए, जिसमें कि हेमरेज होता है, सेप्सिस होती है, एनीमिया होता है या टॉक्सिमिया होता है, इन सबसे कैसे बचाव करें, प्रसव पूर्व क्या देखभाल करें, कैसे टिटेनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, कब कब सोनोग्राफी करानी चाहिए, और ड्यूरिंग डिलीवरी क्या करना चाहिए, किस तरह का खाना लेना चाहिए, और डिलीवरी के बाद क्या क्या ध्यान देने चाहिए, ये सभी जानकारी स्वास्थ्य और इस तरह के लेफलेट्स में आपको किसी भी हॉस्पिटल में मिल जाती है। और आई थिंक आई एम हैप्पी कि लोगों को आजकल पता चल गया है सुरक्षित मातृत्व के लिए, और जो जननी सुरक्षा योजना वगैरह सब चलाई है उससे अब मृत्यु दर कम हो रही है, तो इस पे मैं ज्यादा बोलूंगी। लेकिन डेफिनेटली बांझपन जो एक समस्या है, इसके बारे में जो मिथ्या है वो मैं जरूर दूर करना चाहूंगी, विच इज अगेन वेरी स्ट्रांगली आई वांट कि लोगों को ये पता चले कि 40% केसेस में महिला से बांझपन नहीं होता है, ये कारण मेल भी हो सकता है, तो अक्सर महिला को दोष दिया जाता है, ये गलत है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपकी मेल की भी पूरी जांच अति आवश्यक है। इसीलिए यहाँ मैं जरूरत समझती हूँ कि स्वयं पुरुष भी समझे कि मेरी बहुत ज्यादा जरूरी है। सारा अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो समाज, परिवार या स्वयं हस्बैंड महिला को ब्लेम ना करे, क्योंकि साइंटिफिकली भी देखा जाए तो किसी भी बच्चे में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, XX या XY। जो Y होता है वो मेल से आता है, तो अगर मेल का क्रोमोसोम वीक है, वो Y नहीं आया, तो इसमें महिला का क्या दोष है कि उसने फीमेल प्रोड्यूस किया, तो वो XX है। अंजू जी आप समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। So I'm just focusing specifically कि इस बात को मैं समझती हूँ कि इस बात को खुद को आत्मसात करना चाहिए समाज में, और इसको फैलाना बहुत जरूरी है कि आए दिन महिलाओं पे अत्याचार होते हैं कि दूसरी शादी कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिला को खुद को छुपा के नहीं रखना चाहिए, खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, और आगे बढ़ के अपने हस्बैंड भी जांच करानी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन की जिम्मेदारी पूरे कपल की है, ओनली महिला की नहीं है। if she is having unwanted pregnancy, she is the sufferer. So उसे चाहिए कि समय रहते अगर टेम्परेरी यूज करना है तो टेम्परेरी, परमानेंट है तो स्टरलाइजेशन। और यहाँ पे एक चीज और कहूंगी कि हर चीज, डिलीवरी महिला करे, प्रेगनेंसी महिला करे, और ऑपरेशन भी महिला ही कराए। क्यों? वासेक्टमीज कराएं तो एटलीस्ट पुरुष यहाँ साथ दे सकता है, और इस जो पुरुष प्रधान समाज है, जो नॉन कंप्लायंट मेल है, ये जो केयरलेस एटीट्यूड है मेल्स का, मैं स्ट्रांगली चाहती हूँ वीमेन शुड एम्पावर एंड जस्ट एक मुहिम छेड़े इसके अगेंस्ट, अपने ही परिवार, अपने में ही नहीं समाज में, और इस कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में अत्यधिक जानकारी लें, और सुरक्षित अबॉर्शन के बारे में भी जानकारी लें। इमरजेंसी पिल्स का बहुत प्रयोग हो रहा है, उसके बहुत ही खतरनाक नतीजे हैं, इसको बिना किसी डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के ना खरीदें। सो नाउ आई विल कम टू माय, अब ये महिला जो बच्चे भी जिसने किशोरावस्था से अब मातृत्व भी का एहसास भी कर लिया, अपनी पूरी जिंदगी कॉन्ट्रासेप्शन या इन सब चीजों में भी निकाल ली, ठीक है, संक्रमण से भी बचाव कर लिया, कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं हुई, लेकिन आगे बाय नेचर शी इज गोइंग टू हैव मेनोपॉज। सो व्हाट टू डू? सो शी नीड्स टू स्टे हेल्दी आफ्टर 40. So our journey started with in utero, and now we have come to the age 40, and we have discussed all those problems. Now let us discuss on problems related to after 40, whether menopause occurring or not. So ये बहुत ही important एज है जहाँ पर कि बचा भी निदान का संदेश है वो बहुत ही सार्थक होता है। महिलाओं में जो मेनोपॉज है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के चलते महिलाओं में कई अनियमितताएं और दुष्प्रभाव सामने आते हैं, और धीरे धीरे हार्मोन्स की कमी के कारण मासिक धर्म बंद होने लगता है।
इस काल में शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं जिनके निदान और समाधान हेतु नियमित जांच व चिकित्सक की सलाह अति आवश्यक है। इससे भविष्य में कैंसर, हार्ट अटैक, ऑस्टियोपोरोसिस इत्यादि घाती खतरों को भी आप टाल सकती हैं। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि ये जो ओवरीज हैं, इसमें जो ये एग दिख रहे हैं आपको, ये एग बनना बंद हो जाता है। जब ये एग बनना होता है, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन जहां से निकलता है, तो शरीर में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और उसके अलावा दूसरे हार्मोन्स की भी कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं। ये हार्मोन्स नेचुरली भी बंद हो जाते हैं एज के साथ, और अगर किसी महिला में 40 से उम्र के पहले बंद हुए तो उसको हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं, उसके भी बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं। या किसी की बच्चेदानी निकाल दी गई है तो नेचुरली उसके साथ ओवरी भी निकाली गई है, तो हार्मोन्स फिर भी कम हो जाएंगे। तो ये सब कारण होता है कि मेनोपॉज नेचुरल, सर्जिकल या प्रीमेच्योर हो सकता है। सो बर्थ पे प्री मेनार्की हमने डिस्कस कर लिया, पोस्ट मेनार्की डिस्कस कर लिया, पोस्ट मेनार्की डिस्कस कर लिया। अब हम एज आ गई है पेरीमेनोपॉज के, फिर मेनोपॉज और फिर अपन पोस्ट मेनोपॉज डिस्कस करेंगे। तो हार्मोनल लेवल जो है वो कम हो रहा है और वो सारी चीजों पर असर कर रहा है। ये हम देख रहे हैं। और ये जो मैंने चार्ट दिखाया है वो ये दिखाया है कि अक्सर महिलाएं कहती है मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई है। तो ये डिफरेंट तरीके की गांठ है, लेकिन ये गांठें कैंसर नहीं है। तो डरे नहीं, अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो वो ऑपरेशन द्वारा निकाले जा सकता है। और अगर बच्चेदानी भी निकाली गई है, बच्चेदानी निकालने का मतलब है ये बच्चेदानी यूट्रस, ये ओवरीज और ये ट्यूब सब निकाल दी गई है, तब ये हम सर्जिकल मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज हैं, सिर्फ गांठ निकालना या सिर्फ हिस्टेरेक्टमी मतलब बच्चेदानी निकालना या ये पूरा निकालना। तो ये है पूरा सर्जिकल मेनोपॉज जिसमें ओवरी ट्यूब सब निकालते हैं। इससे महिला को गर्मी के बफारे आना, शरीर में सूखापन होना, हार्ट डिजीज की संभावना, यूरिनरी प्रॉब्लम, शरीर में थकान, कार्यशक्ति में कम, रात को पसीना आना, नींद में कठिनाइयां होना, मूड स्विंग्स होना मतलब बहुत ज्यादा मूड में बदलाव आना, कभी डिप्रेशन, कभी एजिटेशन, कभी एंजाइटी, कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन, सेक्स की अनिच्छा होना, या फिर आगे चल के अपंगता होना, कार्य क्षमता में कमी होना, कैंसर होना, ये सब। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम इन सब चीजों से बचाएं और साथ में मेडिकल बीमारियां जो आने वाले समय में हो सकती है उनसे भी बचाव करें। तो इसी के लिए मैंने करीब 20 साल पहले ये विमेन हेल्थ क्वेश्चनर बनाया था। और क्योंकि महिलाएं आधी बातें तो बताती ही नहीं है, तो अक्सर अब समय बचाने के लिए और महिला स्वयं बताए और उसको ये महसूस हो कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैंने क्वेश्चनर बनाया हुआ है जिसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, हॉट फ्लशेस के बारे में है, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, सेक्स के बारे में, स्किन, आईज, बोन्स, इन सब के बारे में और साथ में क्या क्या हम इलाज दे सकते हैं इनके बारे में ये क्वेश्चनरी बनाया है। तो महिलाएं, अब मुझे खुशी है कि जब मैं ये क्वेश्चनरी देती हूँ तो महिलाएं को खुद को समझ आ जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें लगता है वाकई में इतनी प्रॉब्लम होती है और हमें अटेंशन लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जनरल हेल्थ एग्जामिनेशन, गायनी चेकअप, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कैंसर की जांच जिसे पैपिस्मियर कहते हैं, मैमोग्राम यानी संपूर्ण स्वास्थ्य जांच, स्तन, जननांगों, हड्डियों और रक्त की जांच अत्यंत आवश्यक होती है। इसीलिए इन महिलाओं को एक बार साल में आफ्टर 40 वजन और ब्लड प्रेशर, ब्रेस्ट जांच और जननांगों की जांच, नेत्र जांच, ये सब करानी चाहिए। और साथ में ब्लड में लिपिड प्रोफाइल, थायराइड और हार्मोन की जांच कराना बहुत जरूरी है। ये मैमोग्राफी की मशीन है, ये बोन डेंसिटी की और ये पैपिस्मियर का। तो ये सब जांचें कराना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मेनोपॉज की ओर बढ़ रही हैं और आपकी समस्याएं ये सारी हैं, अनिद्रा, गर्मी के बफारे, वजन बढ़ना, जैसे मैंने अभी बताया, स्मरण शक्ति में कमी, तो आपको जरूर से अपनी जांच कराएं और अपने जोखिम स्तर की जांच कराएं। तो मैंने रिस्क स्कोर टूल डेवलप किया है जिसमें महिला स्वयं जान सकती है कि उसको आगे आने वाले समय में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है या नहीं, कैंसर हो सकता है कि नहीं, हृदयाघात हो सकता है कि नहीं। तो हर महिला क्वेश्चनर के बाद में जब ये स्कोर सिस्टम भरती है तो उसे पता चल जाता है और उसके हिसाब से वो उसको सीरियस लेती है और साथ में हमें पता चलता है कि हमें इसके हेल्थ की किस एरिया में ज्यादा ध्यान देना है। और इसके लिए हार्मोन थेरेपी या
वैकल्पिक चिकित्सा जो हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं, या डाइट, एक्सरसाइज, या स्ट्रेस रिडक्शन के लिए काउंसलिंग करते हैं, और एजुकेशन मटेरियल भी मैं यूजुअली प्रोवाइड करती हूँ। एंड दिस इज ऑल विच आई डू इन माय क्लिनिक। तो महिलाओं को सारी चीजें इस समय जरूर नियमित अंतराल पर जांच करानी चाहिए, और निर्धारित समय में, निर्धारित मात्रा में नियमित रूप से दवाइयां लेती रहे अगर आपकी पुरानी कोई बीमारियां हैं, क्योंकि अनियंत्रित होने पर आपातकालीन सेवाएं लेनी पड़ सकती। क्योंकि महिलाएं, मैंने अक्सर देखा है, ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही थी, अब ठीक चल रहा था तो मैंने बंद कर दी, थायराइड ले रही थी अब बंद कर दी। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो मैनेजमेंट जो ऑप्शंस है उसमें काउंसलिंग है, डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको बताया, और इसके बाद में जब हम डाइट पे महिलाओं को बताना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि जब डाइट के बारे में परिवर्तन करें हम इस एज में, तो सबसे पहले हम, अगर हमारा वेट ज्यादा है तो डाइटिंग ना करें। डाइटिंग का मतलब कम खाना नहीं है, अपितु सही मात्रा में संतुलित पौष्टिक आहार लेना है। तो बढ़ती उम्र में अगर आप पोषक तत्वों के साथ का ध्यान दें, जिसमें सेवन अत्यधिक सेवन करें, जैसे कैल्शियम है, विटामिन ए, सी, डी, ई, जैसे जिसमें गाजर है, पालक है, टमाटर है, आंवला, पपीता, अखरोट आदि प्रचुर मात्रा में लें। सोयाबीन का उपयोग करें, क्योंकि सोयाबीन जो है वो कोशिकाओं को असमय मरने से बचाता है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सही अनुपात बनाए रखता है। मोटापे से बचें, कम करें, और साथ में अंकुरित अनाज लें, रेशेदार भोजन और सब्जियां खूब खाएं, और साथ में कॉफी या जो भी स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स हैं वो ना लें। तो यही आहारिक सलाह है, और अपना स्वयं का एक आहार प्लान बनाएं जिसमें ये सब चीजें सम्मिलित करें। दूसरा एक्सरसाइज आता है, तीसरा आता है मेडिटेशन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि अगर आपको अनियमित रूप से मासिक धर्म आता है, या आपकी ग्रीवा पर कैंसर का घाव बताया गया है, या आपको रिपीटेड संक्रमण होता है, या बदबूदार श्वेत प्रदर की शिकायत है, या आपको कॉन्टेक्ट के बाद ब्लीडिंग होती है, या आपकी 40 वर्ष से आयु अधिक है और दोबारा ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको जननांगों की कैंसर की संभावना अधिक है। तो इसलिए आजकल सर्विलेक्स नाम से ये कैंसर वैक्सीन भी आया है, जिसमें 11 से 12 वर्ष की अवस्था से चालू कर सकते हैं, जांच भी करवा सकते हैं, और 24 से 55 वर्ष की आयु तक इसे ले सकते हैं, एंड 45 वर्ष की आयु तक ले सकते हैं, और साथ में जांचें करवा के HPV टेस्ट करा करके हम इसकी समय पर रहते इसको वैक्सीनेट करवा सकते हैं, और 6 माह के दौरान वैक्सीन के 3 इंजेक्शंस लगते हैं। तो कैंसर के बचाव के लिए महिलाएं जागरूक रहें, सचेत रहें, संतुलित आहार लें, अपने आप को स्वच्छ रखें, सुरक्षित कांटेक्ट करें, और साथ में नियमित पैप टेस्ट करें, और साथ में शरीर में दिखाई देने वाले परिवर्तनों के प्रति सचेत रहें, इग्नोर ना करें। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएट टेस्ट करें। ये मैंने सिंपल, डरती है महिलाएं, पैप टेस्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं है। एक ब्रश से बच्चेदानी के मुंह से थोड़े से सेल्स लिए जाते हैं, उसे हम स्लाइड पे देख के पता कर लेते हैं कि इसमें मैलिग्नेंसी तो नहीं है। तो डेफिनेटली आप निश्चित करें कि आपने जांच करवाई है कि नहीं करवाई। दूसरा है स्तन कैंसर का खतरा। तो जिनकी पिछली पीढ़ी में किसी महिला को कैंसर रहा है, जिस महिला ने कभी गर्भधारण नहीं किया है, या कम उम्र में मासिक धर्म आरंभ हुआ है, या लंबाई और उम्र के अनुपात में वजन अधिक हो, तो स्तन कैंसर का खतरा ज्यादा है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, शीशे के सामने खड़े होकर के महीने में एक बार जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो साथ में मैमोग्राफी या स्तन जांच डॉक्टर से करवाएं और उस कैंसर से बचें। तीसरी इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस। आज की कॉमन वर्ड है। मुझे खुशी है कि एजुकेटेड समाज में जो शिक्षित महिलाएं वो जानती हैं इसके बारे में। पर अगर आपके हल्का पीठ और एड़ियों में दर्द है, रीढ़ की हड्डियों में विकृति है, कुबड़पन है, या लंबाई में कमी हो रही है, तो फ्रैक्चर और भविष्य में अपंगता की संभावनाएं बहुत अधिक है, और इसका कारण कमजोर हड्डियों का छोटापन, ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसके लिए आप अपने आप को रेगुलर कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब का उपयोग करें। सनलाइट एक्सपोजर जरूर करें, 10 to 13 मिनट्स एवरी डे
एटलीस्ट आपको सनलाइट एक्सपोजर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और साथ में नमक बिल्कुल कम लें, मीठा बिल्कुल बंद कर दें, हाई फाइबर डाइट लें, और जो आजकल प्रचलन है अल्कोहल और स्मोकिंग का वो भी बंद करें। ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे हम बच सकते हैं। तो और अपने जो खान पान में अपना इंडियन फूड इज सो गुड एंड रिच इन कैल्शियम एंड सो ये सारे जो फूड स्टफ्स मैंने यहाँ शो किए हुए हैं, दाना मेथी और अंजीर एंड यू नो बादाम और सोयाबीन एंड बेसिल, तुलसी, पान, ये फ्लैक्स सीड्स, ये सारे कॉमन हर्ब्स हैं जो जरूर अपने डाइट में इस्तेमाल करें। विटामिन डी का एक क्वेश्चन अंजू जी ने मेरे को इन एडवांस भेजा था, तो मैं चाहूंगी कि हर लड़की, हर महिला सोचे कि विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है, पर अगर आज की सेडेंटरी लाइफ में अगर सूर्य की रोशनी का सही समुचित अपने नहीं पड़ रही है तो एटलीस्ट विटामिन डी चेक कराएं और रेगुलरली विटामिन डी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से कैप्सूल जरूर स्टार्ट करें। व्यायाम जरूर करें, जैसे भ्रमण है, हल्की एरोबिक है, योगासन है जो दिमाग और शरीर को तरोताजा रखते हैं, ये बहुत जरूरी है हड्डियों को मजबूत बनाने में और मोटापे से बचने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी महिला को ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस है तो कमर के जोड़ों का सही उपयोग करें, जिससे कि फ्रैक्चर की संभावनाएं जो बढ़ गई है इस महिला में वो कम हो, और किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, ज्यादा कहीं इंजरी से बचें। और यही मैंने इसीलिए यहाँ पर ये सही बैठने का तरीका, कि किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से खड़ा होना चाहिए, ये सब आजकल बहुत कॉमनली सबको पता है, लेकिन फिर भी आमूमन महिला जो है उठने बैठने का सही तरीका नहीं अपनाती, इसीलिए ही कुबड़पन हो जाता है। तीसरा आता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मानसिक परेशानियां, जैसे स्ट्रेस है, फटीग है, टायर्ड महसूस कर रही है, तो अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, हॉबीज पे ध्यान दीजिए जो अब तक आप नहीं कर पाई हैं। अब ये सही उम्र है जब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं, आप अपनी हॉबीज को पूरा करिए, एक्सरसाइज करिए और मूड फूड्स लीजिए जिसमें अखरोट है, नट्स है, बीन्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी भी मूड को अच्छा बढ़ाता है। और लो प्रोटीन डाइट कैन इम्प्रूव, हाई कार्बोहाइड्रेट लो कैन इम्प्रूव। एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टरी सलाह के बाद फिजिकल ट्रेनर की से के साथ ही करें। अदरवाइज सिंपल योगा और स्पेसिफिक योगा फॉर यू, फॉर योर एज, फॉर योर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, अपना पैकेज खुद बनाएं और वेट बियरिंग एक्सरसाइज या स्पीडी वॉकिंग जरूर कर सकते हैं। एंड इसीलिए अभी इंटरनेशनल योगा डे पे काफी सारे लिटरेचर आए थे, एंड इस कोविड टाइम्स में योगा जो है इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा है, ये अपन सभी को पता है। मेडिटेशन जो है इट्स अ टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बाय इनर इंजीनियरिंग। तो एस्ट्रोजन जो कम लेवल हो गया है वो इम्यूनिटी कम कर देता है मेनोपॉज में, तो अगर योगा करते हैं तो इम्यूनिटी भी बढ़ाई जा सकती है। और ये डिफरेंट सूर्य नमस्कार ये सब आपको पता है, इसी पर ही हमने एक मल्टी स्पेशलिटी सेमिनार भी की थी, और साथ ही में अभी आर्टिकल्स भी काफी निकाले हैं, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और यू नीड टू ज्वाइन पर्सन विथ योगा विथ एंड नॉट ओनली पर्सन, फैमिली, सोसाइटी एंड होल नेशन। तो अगर आपको समस्याएं हैं और मेनोपॉज की ओर बढ़ रही हैं तो उपाय जरूर अपनाएं, क्योंकि मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति एक बीमारी नहीं, एक प्राकृतिक बदलाव है, एक शारीरिक बदलाव है। इससे अभिशाप नहीं, वरदान समझिए और शुरू कीजिए निडर, सुरक्षित, उत्साहपूर्ण, सुखद वैवाहिक जीवन का। और जरूरी है मानसिक संतुलन और तनाव मुक्त जीवन। बस जरूरत है जागरूकता की, सही सोच, डॉक्टरी सलाह अनुसार सही समय पर उचित बचाव और संभाल के लिए उठाए गए कदमों की। इसी विषय पे जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ी और एनजीओज ने मेरा बहुत साथ दिया है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो समाज में देश की जो भी कार्य किए हैं वो आगे पहुंचाए हैं, और कई तरह के कैंप वगैरह, आर्टिकल्स रेगुलरली। और ये स्पेशली मैंने की जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी को भी हम साथ लेके चल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और इसी
इवन खंडेलवाल डेवलपमेंट फोरम के पर भी बहुत सारे कैंप्स किए हैं जिसमें फिल्म शो एंड काफी वैकल्पिक चिकित्सा के डॉक्टर्स जो हैं इसी मेनोपॉज पे काफी सलाह भी दी है। और इसी तरह से समय समय पर बहुत सारे रूरल अर्बन एरियाज में और आर्टिकल्स लिख करके जो जिस तरह से और मैगजीन द्वारा जो जागरूकता फैलाई गई है उसका नेशनली नहीं इंटरनेशनली ये ग्लोबल हेल्थ मैगजीन है जिसमें सारा इंडिया का जयपुर का खासतौर से हमारे एफर्ट्स का हाईलाइट किया गया एंड पीपल हैव आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट दैट एंड अप्रिशिएटेड एंड रेगुलरली एक वॉक विद डॉग प्रोग्राम भी हम लोग रन करते हैं और ये जो फिल्म है ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी सुमंगला विच इज ऑल अबाउट मेनोपॉजल हेल्थ केयर कि क्या महिला को करना चाहिए इसके बारे में है। तो मैं आज जितना भी कवर कर पाई हूँ उसका डिटेल इसमें मिल जाएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड इंटरनेशनल वुमेन्स डे इस बार जो था वो जनरेशन इक्वालिटी पे था तो आप सबका मैं इस पर्टिकुलर ईयर मैं ये चाहती हूँ कि आप एंगेज हो इन सब एक्टिविटीज से, एजुकेट करें, बिहेवियर चेंज करें और आगे सक्सेसफुल हेल्थ केयर प्लान्स में अपनी भागीदारी निभाएं। So I would like कि आपका forum should join hands with the slogan strong and independent at 18. And this is a multi-specialty society and we have to deal with mainly the education of the public. We have to empower them, enrich them and enlighten the women. जैसे मेनोपॉज के बाद की भी जो अवस्था है जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बॉडी को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम फंड्स पे ध्यान देते हैं, हम कंपेनियन पे ध्यान देते हैं, अपना एटीट्यूड बदलते हैं, अटैचमेंट हटाते हैं, लेकिन अगर हेल्थ कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो कीप योर बॉडी हेल्दी एंड फिट टू अवॉइड फिजिकल डिपेंडेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and इसीलिए ये I'm offering graceful aging at Fortis and also at Apex Hospital. And so my final appeal is we need to educate, prevent and eradicate. The youth of the society should take a lead because only you can make difference. Eradicate anemia, prevent AIDS, prevent cancer, regulate population, fertility promote, safe abortion, safe motherhood, and let womanhood should be a beautiful experience. Reassure the aging segment of the society by adopting healthy strategies for prevention and treatment of non-communicable disease like diabetes, hypertension or cancers or osteoporosis, and give these women a social and financial security, of course with love and respect, because we need to learn, we need to connect and we need to inform. And अभी तक आपकी माँ ने आपके लिए अभी तक पूरी जिंदगी आपको, मैं ये सेंटेंस उन लड़कियों की तरफ डायरेक्ट कर रही हूँ कि जिनकी घर में माँ की उम्र मेनोपॉज पर है, नाउ शी नीड्स अटेंशन, अश्योरेंस एंड असिस्टेंस, सो टेक चार्ज ऑफ her. Because her reproductive life is over, but not the productive life. We can name many women those who are doing good after the menopause, and all those who are all the participants, the male participants. I would just say that इन तीनों का हमेशा सम्मान करें, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारे लिए जन्म लिया, जिसने तुमसे जन्म लिया, क्योंकि स्वस्थ नारी स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। चुप्पी तोड़े, स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता छोड़े और स्वस्थ समाज से नाता जोड़े। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन एंड धन्यवाद। थैंक यू सुनीला जी, आपने इतने थोड़े से टाइम में इनिशियल एक फीमेल का जब पीरियड साइकिल शुरू होता है तब से लेकर और जब वो एंड होता है तब तक की जर्नी को, और आपने पूरा प्रेगनेंसी है या अगर वो मदर नहीं बन पा रही है, वो सारे पॉइंट्स को इतने छोटे से टाइम में जो कवर किया है, मतलब दैट इज अमेजिंग। इट वाज अनएक्सपेक्टेड, इट वाज अनबिलीवेबल। अब थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा है, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, तो मैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इनवाइट करूंगी कि अगर
वो क्वेश्चन पूछना चाहें। वैसे जो क्वेश्चंस हमें मिले थे वो हमने मैडम को दे दिए थे, एडवांस में इन्फॉर्म किया और उनको मैम ने कवर भी किया है। बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मैसेज बॉक्स में या अपने माइक को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछें। टीचर्स प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पूछें। बच्चों ने आपको जो भेजे हैं, और बच्चों को भी। सुमन जी अपने अपने क्वेश्चंस आप पूछें। Very good, ma'am. Good evening. My name is Ankita. I am from BSc final year. Actually, मैं चाहती थी कि आप ये बताएं कि इंडिया में 90% ऑफ गर्ल्स हैं जो टॉयलेट की बात अपनी वर्जीनिया को क्लीन नहीं करती हैं, वो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा अवेयरनेस करें इस सेशन में। जब अपन पेल्विक इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये ऑटोमेटिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ड्यूरिंग पीरियड्स ऑल्सो फ्रीक्वेंट चेंज करें नैपकिन्स को, एंड टॉयलेट जो है जाने के बाद क्लीन करें। एंड ये जो वेस्टर्न कल्चर है टिश्यू पेपर्स का, वो बाहर के लिए, जब आप बाहर हैं घर से, वो फिर भी सार्थक है क्योंकि पानी सही नहीं मिलेगा। लेकिन आइडियली वन शुड यूज ओनली वाटर। एंड कभी भी आपको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन लगता है कि उस एरिया में इचिंग है, बर्निंग है या कोई डिस्चार्ज है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से सलाह लें। और फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ योर अंडरगारमेंट्स, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ योर अंडरगारमेंट्स, एंड स्पेशली अगर इन्फेक्शन है तो अच्छा सा डिटॉल से या अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, वार्म वाटर से वॉश करें और इस एरिया को सूखा रखें, स्पेशली ह्यूमिड वाले में। और यहाँ पर एक में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने देखा है कि महिलाएं अक्सर पूछती हैं कि मुझे बार बार इन्फेक्शन होता है, मैं तो पानी यूज करती हूँ, मैं कुछ यूज नहीं करती। तो अपनी जो टंकी है उसका पानी उसको जरूर नियमित रूप से साफ करवाएं, क्योंकि वो सोर्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो खास तौर से सोर्स ऑफ वाटर, पर्सनल हाइजीन, यूज ऑफ अंडरगारमेंट्स and special hygiene during menstruation is very, very important. Ankita. Good evening, ma'am. I'm Arshika. Yeah. I would like to ask, since you have already addressed about tampons, my question was like, since these days lots of people are using menstrual cups, tampons and all these things, so which one would you prefer? You have already said tampons aren't good, so is menstrual cups are also not good, or yeah, in comparison to tampons, I think cups are better because Okay. you can clean them, and frequently you can just, whenever you are going to washroom, you can just clean and re-put them. And in the night when you are just resting, maybe you can just dip in some Savlon or some Dettol solution and keep them clean. So in comparison to tampon, I would say cups are okay if you are really very much keen to have cups, or you don't want sanitary napkins. But still, I would prefer the simple cotton pad is much more better than any other thing, because pent up secretions, they are the source of infection and they can provide a culture media for bacteria. Thank you. You can text your questions. If you are not able to speak, you can text your question so that maximum queries can be settled out. हाँ मैम, बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चंस मैसेज कर दें। हाँ, ये क्वेश्चन कविता जागीर का आ गया है कि थायराइड पेशेंट हूँ और पीरियड बहुत हैवी आ रहा है, तो कविता आपको अपना थायराइड चेकअप कराना चाहिए। आई थिंक थायराइड आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपके जो भी डॉक्टर है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उनको दिखाइए। और साथ में यही मत सोचिए कि सिर्फ थायराइड की वजह से ही हो रहा है, हो सकता है आपके यूट्रस में या और कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपना कंप्लीट चेकअप कराइए। बिकॉज यूजुअली थायराइड में इनिशियली तो स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, लेकिन बाद में हैवी भी हो सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गेट योर फिजिशियन चेकअप, कंट्रोल योर थायराइड लेवल, monitor your dose of thyroxine,
and get your complete gynae checkup to rule out any other problem. मैम एक क्वेश्चन था गर्ल का